गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास का जीव विज्ञान। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण, और उसके बाद आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर भी पढ़ लिए थे। अब शुरू करते हैं पौधों में श्वसन, फिर उसके बाद शुरू करेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतु में श्वसन में दो तरह से होता है, एक होता है एक कोशिकीय जीव में, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव में। तो पहला शुरू करते हैं अभी पौधों में श्वसन। देखिए, तो पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया 3 तरह से होती है, यानी 3 चरणों में होती है। पहला होता है पत्तियों द्वारा, दूसरा तना द्वारा, तीसरा होता है जड़ द्वारा। ठीक। जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन होता है। जैसे जंतु होता है वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट दोनों एक ही होते हैं, और दोनों में श्वसन गैसों का परिवहन होता है। और श्वसन गैसों में कौन कौन सा होता है, O2 और CO2 को ही हम लोग श्वसन गैस कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेज यानी कि श्वसन गैस कहते हैं। परंतु जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की प्रक्रिया स्लो यानी कि धीरे होती है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होती है। देखिए, प्लांट्स में यानी कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन जंतुओं में विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन नहीं होता है। याद रखिएगा, केवल जंतुओं में केवल एक कोशिकीय जीवों में ही होता है विसरण द्वारा ये प्रक्रिया होता है, और बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा श्वसन की प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत स्लो होती है। हम लोग को बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए ये प्रक्रिया वहाँ पे फेल हो जाता है। ये केवल प्लांट्स में यानी पौधों में और एक कोशिकीय जीवों में ही यह प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया। ये क्या होता है विसरण प्रक्रिया, मैंने पिछले क्लास में बताया था। यह विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का आदान प्रदान विसरण कहलाता है। ठीक। उच्च से निम्न की ओर गैस का आदान प्रदान विसरण, और उच्च से निम्न की ओर जल का बहाव, जल का आदान प्रदान परासरण कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, पत्तियों में श्वसन की प्रक्रिया रंध्र यानी कि एस्टोमेटा, इसको मैं यहाँ पर तीर बना के इसका लिख रहा हूँ इंग्लिश, इसको बोलते हैं एस्टोमेटा। एस्टोमा बोलते हैं, एस्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल बना के लिखते हैं एस्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमेटा। रंध्र को एस्टोमा बोलते हैं, रंध्रों को एस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक। रंध्रों द्वारा होता है। इसी रंध्र की सहायता से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर CO2 गैस का निष्कासन करता है। देखिए, हम लोग भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन क्रिया में और CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करता है। ध्यान से देखने वाला चीज़ ये, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करता है और CO2 गैस बाहर निकालता है श्वसन की क्रिया के लिए। कितना लोगों को मालूम, अभी तक मालूम नहीं होगा, सबको मालूम होगा कि CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये श्वसन कर रहा है भाई, जीव है एक प्रकार का। तो जीव है तो ये ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा और CO2 छोड़ेगा। ठीक। उल्टा नहीं है, सीधा है, ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और CO2 गैस बाहर निकालता है। इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट हमसे नंबर पे कॉल कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है। व्हाट्सएप पे नहीं बात करना, डायरेक्ट कॉल करना है। अब देखिए आगे, ये एस्टोमा क्या है देखिएगा। ये तो इसको मैं डील करता हूँ रंध्र को, एस्टोमा को। देखिए, पत्तियों के बाहरी सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एस्टोमा कहते हैं। पत्तियों के बाहरी सतह पे एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को हम लोग एस्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं। मैं उसका पिक्चर आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका एस्टोमा है। देखिए, ये आपका ये पत्ता हो गया, पत्ता छोटा सा पार्ट को एक जूम किया गया है। जितने भी 1 2 3 सब दिख रहा है, सब क्या है, ये पोर है, छिद्र है, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। एक रंध्र को जूम करके यहाँ दिखाया गया, ये उसका द्वार कोशिका, ये इस द्वार कोशिका है, तो इसकी मतलब समझ लीजिए इसका रक्षा करता है, ये रक्षा करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका को। ये क्या करता है, मान लीजिए कोई आने वाला है तो गेट खोलेगा, फिर कोई जाने वाला तो गेट खोलेगा, फिर बंद कर देगा।
तो ये द्वार को, ये आपका रंध्र है, यही इसी छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। आप लोग बुक से आप इसका पिक्चर आप लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलिए यहाँ देखिए। अब देखिए, पौधों के तनों की कड़ी त्वचा पर यानी कि बार्क सेल, पौधों के तनों की कड़ी त्वचा यानी कि बार्क सेल पर छोटे छोटे पोर यानी कि छिद्र होते हैं। पोर का हिंदी होता है छिद्र, होता है छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग वात रंध्र कहते हैं। ये इसी के द्वारा शोषण करते हैं। अब लोग देखे हुएगा, बड़े बड़े पेड़ों के तना में छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं, जिसे हम लोग वात रंध्र कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वात रंध्र कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा ये शोषण करते हैं। ठीक, और जड़ मिट्टी में निकले अपने मूल रोम, रूट हेयर्स यानी कि रूट हेयर्स, जो शोर निकलता है, शोर हम बोलते हैं शोर है, तो उसी शोर यानी उसी मूल रूट के द्वारा, रूट हेयर्स मूल रोम को जो मिट्टी में फैली रहती है, इन्हीं के द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर छोड़ देते हैं। मतलब मिट्टी से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और मिट्टी में ही CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, श्वसन क्रिया कर इसलिए CO ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 बाहर निकाल रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर रहा है। ध्यान देने वाला चीज़ है ये। अब देखिए, जलीय पौधों एक्वाटिक प्लांट्स भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही CO2 छोड़ देते हैं। जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही छोड़ देते हैं। देखिए एक नोट है यहाँ पे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा श्वसन की प्रक्रिया एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए अब लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा श्वसन की प्रक्रिया एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है और श्वसन की प्रक्रिया दिन हो या रात हो, दोनों समय में होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं, बल्कि श्वसन की क्रिया दिन हो या रात दोनों समय में होता है। याद रखिए आप लोग, श्वसन प्रक्रिया, अगर कोई जीव है, चाहे कोई जीव हो या कोई भी प्लांट्स हो, अगर वो श्वसन नहीं करेगा दिन रात तो वो मर जाएगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में करे या ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है रात में। लेकिन श्वसन दिन हो या रात हो हमेशा करते रहता है। हम लोग ही हैं, अगर दिन में श्वसन कर रहे हैं और रात में नहीं कर रहे तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक, तो इसलिए श्वसन दिन है या रात दोनों प्रक्रिया, दोनों समय में ये चलते रहता है। ये था आपका पौधों में श्वसन। ठीक, अब शुरू करेंगे हम लोग जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। चलिए देखते हैं जंतुओं में श्वसन। ठीक, तो जंतुओं में श्वसन में देखने से पहले हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में श्वसन। मैंने पिछले ही बार बोल दिया था, मतलब कुछ देर पहले ही बोला था कि जंतु में श्वसन दो तरह से होता है। पहला होता है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। तो पहले हम लोग एक कोशिकीय जीवों में श्वसन देख लेंगे। तो ये सुन लीजिए, पहले एक कोशिकीय जीवों में श्वसन उसके कोशिका झिल्ली की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है। यानी एक कोशिकीय जीवों में विसरण प्रक्रिया द्वारा अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से श्वसन करता है। चाहे वो कोई भी जीव हो, अपने कोशिका झिल्ली के द्वारा ही करता है और विसरण प्रक्रिया द्वारा ही करता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीबा और प्लेनेरिया जीव अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल में पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लोरेला है, प्लेनेरिया है, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव। बहुत सारा जीव है जो अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा ही श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। एक और तो देखने वाला चीज़ है, देखिए यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। ये हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, फिर भी ये अपने प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को ही बोलते हैं, प्लाज्मा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर भी ये अपने प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, बहुकोशिकीय जीव है, जलीय जीव है लेकिन बहुकोशिकीय जीव है, फिर भी ये विसरण प्रक्रिया द्वारा
अपने कोशिका झिल्ली की सहायता से श्वसन क्रिया संपन्न करता है। अब देखिए, जो जीव जल में रहते हैं वह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जल में ही CO2 का त्याग कर देते हैं। यानी कि जो जीव जल में रहते हैं तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जल में ही CO2 को छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए, छोटे छोटे कीटों में श्वसन की प्रक्रिया श्वास नली से होती है। जो छोटे छोटे जो कीट मकोड़े हैं वो तो बहुकोशिकीय जीव हो गया, छोटे छोटे कीट मकोड़े वो तो बहुकोशिकीय जीव है। ये मच्छर है, बहुकोशिकीय जीव है, छोटा है लेकिन बहुकोशिकीय जीव है। तो छोटे छोटे कीटों में श्वसन की प्रक्रिया श्वास नली से होती है, यानी ट्रैकिया से होती है। उसमें ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है। जैसे ग्रासहोपर यानी कि टीडा, तिलचट्टा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं इत्यादि। इनके शरीर पर छोटे छोटे श्वास रंध्र यानी कि स्पिरेकल्स, श्वास रंध्र पाए जाते हैं होते हैं जो श्वास नली से जुड़ा होता है। इनके शरीर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उससे हम लोग श्वास रंध्र कहते हैं। ये श्वास रंध्र सीधे उसके श्वास नली से जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए, ये अमीबा था, ये पैरामीशियम था, ये श्वसन क्रिया कर रहा है अपने कोशिका झिल्ली द्वारा। ये देखिए, ये आपका कीट हो गया। ये लाइनिंग दिख रहा है, लाइनिंग ये सब, ये लाइनिंग इसको हम लोग बोलते हैं श्वास रंध्र बोलते हैं। ये श्वास रंध्र सीधे ट्रैकी यानी कि श्वास नली से जुड़ा रहता है। ठीक, समझ में आ रहा है? इसी के द्वारा ये करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ बहुकोशिकीय जीव के बारे में लिख दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और बुक से आप लोग पिक्चर बना सकते हैं। जैसे केंचुआ है, अर्थवर्म बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग किसान का दोस्त भी कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। ये अपने स्किन के द्वारा श्वसन करता है, ठीक। मछली है, मछली अपने गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। कितने लोग आज भी मालूम नहीं है कि मछली जो सांस लेती है कैसे लेती है। सभी बोलता है कि गिल्स लेती है, गिल्स से तो प्यूरिफाई ना करती है। देखिए यहाँ पे मुंह से लेती है और गिल्स यानी कि गिल्स में आते ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर पकड़ लेता है और जल को इससे अपने गिल्स के द्वारा बाहर निकाल लेता है। ठीक, मुंह से लेता है, मुंह से जल लेता है और जल में उपस्थित ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा सीधे श्वास नली में अंदर भेज देता है और जल को फिर गिल्स के द्वारा बाहर निकाल देता है। कितना लोग बोलता है कि गिल्स के द्वारा ही लेता है और देता है, नहीं, मुंह से जल लेता है, अपने मुंह से जल को लेता है और जल में उपस्थित ऑक्सीजन को कैरी करके अंदर अपने ब्लड में अंदर भेजता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। यहाँ पिक्चर देखिए, आप लोग पिक्चर बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और देखिए, इसके अलावा झींगा, हाँ, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रोन बोलते हैं, झींगा भी गिल्स के द्वारा ही श्वसन करता है। सीप भी गिल्स के द्वारा ही श्वसन करता है। अब देखिए एक और वर्ड है फ्रॉग, मेढक। ये तो ऑलराउंडर है, ये इस पर नाक से भी सांस लेता है, मुंह से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है। अगर पानी में रहता है तो अपने स्किन द्वारा करता है श्वसन, और ज़मीन पर रहता है तो मुंह से भी करता है और नाक यानी कि नोज, नाक से भी करता है। इसके पास देखिए लंग्स प्रेजेंट है, यानी कि इसके पास फेफड़ा है, इसमें फेफड़ा होता है। यानी जलीय जीव है तब तो क्या, लेकिन इसके पास फेफड़ा लंग्स है। देखिए प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है लंग्स प्रेजेंट। लंग्स मतलब फेफड़ा होता है। स्नेक, ये भी जलीय जीव है और धरती पे भी रहता है। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, टर्टल, लिजार्ड, इसके पास भी लंग्स प्रेजेंट होता है श्वसन क्रिया करने के लिए। बर्ड्स, मैमल्स, ये तो आम बात है, सब जानता है लंग्स प्रेजेंट होता है, खास होता है। अब देखिए यहाँ पे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और WBC में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में शक्ति होता है, पावर होता है जो CO2 और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की। ठीक, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है और CO2 से भी बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, एक खास तरह का एक पावर होता है जो ऑक्सीजन को कैरी, यानी कि कैरी के साथ मिल के कैरी करता है, कैरी करके उसको ले जाता है बाकी शरीर के अंग में ले जाता है
और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को लेके फिर लंग्स में आता है और फिर लंग्स के द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग मनुष्य में श्वसन। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, बाय क्लास।